सभी पत्रकार साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आप सब अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए। आपके माध्यम से राजस्थान के अंदर जो राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी और उस जिम्मेदारी से दूर भागती ये राज्य में कांग्रेस की सरकार, इसकी इनकी करतूतें जनता तक पहुंचाने के लिए आज आप सब यहाँ पधारे हैं। एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लोकतंत्र है तो शुरुआत उसी बात से करते हैं कि लोकतंत्र के अंदर जनता विश्वास करती है जब चुनाव के समय वादे करे जाते हैं, मैनिफेस्टो दिया जाता है। एक विश्वास बनाने के लिए मैनिफेस्टो दिया जाता है और उस कारण से जनता ये तय करती है कि हमें क्या विकास चाहिए और वो विकास कौन पूरा कर सकता है। और उसमें इन्होंने जो चुनावी वादे करे, जिसके अंदर बेरोजगारी की बातें करी, बेरोजगारी दूर करने की बात करी, बेरोजगारी भत्ता देने की जो बात करी, इन्होंने किसान लोन की बात करी, इन्होंने बिजली दर कतई नहीं बढ़ाने की बात करी, इन्होंने रोजगार शुरू करने की बात करी। मुझे लगता है कि राजस्थान वासी और आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं कि इन सभी वादों के ऊपर राजस्थान की ये कांग्रेस सरकार पूरी तरह से फेल हुई। पिछले 4 साल के अंदर कुशासन और भ्रष्टाचार, बस ये 2 ही काम हुए राजस्थान के अंदर। और ऐसा संभव नहीं है कि एक अनुभवी सीएम होने के नाते ये जो भ्रष्टाचार है, ये कुशासन है, इसके ऊपर अंकुश नहीं लगाया जा सकता था। और ऐसा नहीं हुआ। इससे यही लगता है कि सीएम का, राजस्थान की सरकार का कहीं ना कहीं संरक्षण था इस कुशासन को लेकर और इस भ्रष्टाचार को लेकर। राजस्थान के अंदर सरकारी राज है ही नहीं, यहां माफिया राज है। चाहे वो भू माफिया हो, अवैध खनन माफिया हो, रेत माफिया हो, बजरी माफिया हो, जनता को सिर्फ आत्मदाह करना पड़ रहा है उसे रोकने के लिए। और जनता के हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। बजरी माफिया पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रही है बेधड़क, बिना किसी खौफ के। पेपर लीक माफिया युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहा है। कहीं ना कहीं शय संरक्षण मिल रहा है इन सभी को। अभी हाल ही में आपने सीकर में देखा, गैंग वॉर की खबरें लगातार आपके अखबारों में छप रही है, आपकी टीवी की चैनलों पे चल रही हैं। ये वर्चस्व की लड़ाई है। सड़कों के ऊपर, मैदान पर वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। और जब 4 साल से राजस्थान सरकार के अंदर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है तो एक गुंडे बदमाश दूर क्यों रहेंगे। जब सरकार के अंदर एक कुर्सी के ऊपर पिछले 4 साल से लड़ाई चल रही है, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, किसका दायरा ज्यादा, किसके साथ ज्यादा विधायक, कौन ज्यादा पैसे ऊपर कांग्रेस की पार्टी तक पहुंचा सकता है। जब यह वर्चस्व की लड़ाई सरकार के अंदर चल सकती है तो गुंडे बदमाशों की लड़ाई क्यों नहीं चलेगी सड़कों के ऊपर। और इसके अंदर भट्टी के अंदर जनता पिस रही है, जनता को झोंका जा रहा है। एक कांग्रेस के चरित्र के अंदर ही घोटाला है। चाहे वो दवा खरीद घोटाला हो, आरजीएचएस घोटाला हो, भर्ती घोटाला हो, पेपर लीक घोटाला हो, इंडिया रसोई घोटाला हो, इंदिरा रसोई घोटाला हो, बिजली घोटाला हो। मन मर्जी से ये वीसीआर भर रहे हैं। राजस्थान के अंदर रंजिश की राजनीति चल रही है। इस सरकार को चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाने के बाद सरकार अपने आप वीसीआर बनाएगी। इस तरह की कार्रवाई चल रही है राजस्थान में। इनके घोषणा पत्र पेज नंबर 19, क्रम संख्या 13, बिंदु संख्या 4 के ऊपर खास तौर से इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि अवैध खनन के ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाएगी, सख्त कानून बनाया जाएगा और उसे रोका जाएगा। जबकि सरकार
पूरी तरह से संरक्षण और शय दे रही है इस अवैध खनन को। आपको याद होगा कि इनके एक विधायक ने चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री को, और चिट्ठी लिखकर यह बताया था कि आपके जो खनन मंत्री हैं वही खनन माफिया है। प्रदेश के राजस्व का नुकसान तो हो रहा है, पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही है, जनता की हत्या हो रही है। अभी तक 15 पेपर लीक हो चुके हैं। राजस्थान के अंदर 15 बार पेपर लीक हो चुके हैं। विपक्ष ने, अभ्यर्थियों ने, सबने सीबीआई की डिमांड करी, लेकिन सीबीआई की जांच करने से राज्य सरकार ने मना कर दिया। कोई ना कोई तो कारण होगा इसका। क्या कारण है कि राज्य सरकार सीबीआई की जांच से घबरा रही है? इसमें कहीं ना कहीं इनके खुद के लोग इसमें शामिल हैं, और अभी तक 0 कार्रवाई हुई है, एक भी कार्रवाई नहीं हुई है पेपर लीक के ऊपर। न जाने कितने लाखों विद्यार्थियों का जो जीवन है, जो भविष्य है, वो ताक पे लगा रखा है। इनके जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, 2021 के आंकड़े बताते हैं कि 73% राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार के मामलों में वृद्धि हुई है। गहलोत के ही करीबी विधायक, उनके बेटे ठेकेदार से 5 लाख रुपए मांगते हैं बिल पास कराने के। आप जानते हैं ये सारी खबरें आप ही ने छापी हुई है, आप ही की छापी हुई खबरें मैं सुना रहा हूं वापस आपके माध्यम से जनता को। 16 नवंबर को टीचरों के सामने मुख्यमंत्री साहब पूछते हैं कि टीचरों के ट्रांसफर के अंदर भ्रष्टाचार होता है या नहीं होता। मुझे लगता है वो खुद किसी पार्टी वाले को ही सुनाने के लिए पूछ रहे थे, और टीचरों ने भी जमकर हाथ खड़ा करके बोला कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार होता है। ये राजस्थान के अध्यापकों के साथ हो रहा है, जो आने वाली पीढ़ी को भविष्य का रास्ता दिखाएगी, उसके साथ ये ऐसा हो रहा है। और तो और एसीबी कार्रवाई करती है तो राजस्थान की सरकार ये कानून पास करती है कि अब से अगर एसीबी कार्रवाई करेगी किसी भी विधायक, जनप्रतिनिधि, या जिसके पास भी किसी बोर्ड का जिम्मेदारी है या किसी अधिकारी के, तो उसको सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। अब आप समझ सकते हैं किस तरह से गुंडे, बदमाश कहीं ना कहीं संरक्षण पा रहे हैं। और जब पूरे देश की कांग्रेस को राजस्थान के घोटाले के पैसे से चलाना पड़ेगा, तो ऐसा ही होगा जैसा आप सब लोग छाप रहे हैं, अपनी टीवी चैनल पे दिखा रहे हैं। अभी सुना है कि 500 करोड़ रुपए लग रहे हैं कि राहुल गांधी की री लॉन्चिंग के लिए, और ये 5वीं बार लॉन्चिंग है, री लॉन्चिंग। अभी तक न जाने कितने हजार करोड़ रुपए लग चुके हैं इनकी री लॉन्चिंग के। अभी हाल ही में सीकर में वो एक बेटी अपने बाप के सर को अपने गोद में रख के बिलक रही थी। वो उसका शोक, उसका दर्द पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही झालावाड़ के अंदर इनके मंत्री नाच रहे हैं। स्वागत कार्यक्रम हो रहा है री लॉन्चिंग का राजस्थान के अंदर, लोक नृत्य हो रहा है, लेकिन साथ साथ मंत्री विधायक नाच रहे हैं। ये किस बात का नाच है? राजस्थान के अंदर जिस तरह से गैंग वॉर हो रहा है, जिस तरह से घोटाले हो रहे हैं, जिस तरह से जनता पिस रही है, ये उसे देखकर नाच हो रहा है क्या? किस बात की खुशी बनाई जा रही है? एसीबी कार्रवाई करती है बहुत सारी, लेकिन उन मामलों का निपटारा नहीं होता। 2019 में तकरीबन 180 मामले दर्ज करे गए। 2019 के अंदर तकरीबन 1250 मामले दर्ज करे गए, लेकिन कार्रवाई केवल 180 मामलों पर हुई। 2020 में 1361 मामले दर्ज करे गए, लेकिन कार्रवाई सिर्फ 50 पर हुई। ये क्या कारण है कि पुलिस कार्रवाई करती है, फाइलें बनती हैं, और फाइलें फिर किसी कारण से अपने पास रख ली जाती हैं, दबा दी जाती हैं? ये तो वही तरीका है जो सुनते थे जिस तरह से इंदिरा गांधी काम करती थी।
पूरे केस तैयार करे जाते थे, लेकिन केस पे कार्रवाई नहीं होती थी ताकि उनसे सारे गलत काम कराए जा सके। यह राजस्थान के अंदर हो रहा है। पंचायतों के अंदर सरपंच अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सरपंचों को दबाने के लिए रंजिश की राजनीति हो रही है। उनके ऊपर केस दर्ज कराए जा रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा। आप जानते हैं किस तरह से एक आरटीआई के कार्यकर्ता पिछले साल, अभी 1 साल हो गया, अमरा राम, किस तरह से उनकी दुर्दशा करी गई। बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित सहायक कमांडेंट विकास जाखड़ जी ने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर लिखा कि राजस्थान में सरकारी नौकरियों की भर्ती में धांधली हो रही है। एक बहादुर सैनिक राजस्थान का, जो अपनी जान की परवाह करे, देश की हिफाजत करते हैं, आज उन्हें सरकार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ रहा है कि राजस्थान के अंदर युवाओं की भर्ती के लिए धांधली हो रही है। इनके कागजों में विश्वविद्यालय बनते हैं, उनकी पूरी रिपोर्ट भी तैयार होती है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होता, सिर्फ झाड़ी और कंकड़ होते हैं। और ये एक ही यूनिवर्सिटी नहीं, अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले 2-3 यूनिवर्सिटी का और नाम आया। उसमें से जोधपुर की भी एक यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ कागजों में तैयार हुई। बच्चों की पढ़ाई को लेकर तो आप समझ ही सकते हैं कि राज्य सरकार कितनी गंभीर है। जहां पेपर लीक होते हो, भ्रष्टाचार होता हो, नौकरियां नहीं लग रही हो, वहां पे स्कूल के बच्चों की ड्रेस कहां से तैयार हो सकती है। अब 1 साल पूरा हो गया, लेकिन प्रदेश के बच्चों की ड्रेस अभी तक तैयार नहीं हुई। ये घोटाले की सरकार, हर लेवल पर घोटाला हो रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक घोटाला हो रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा कि पूरे देश की कांग्रेस को चलाने के लिए अगर राजस्थान के अंदर कि राजस्थान की जिम्मेदारी हो जाए, तो ये घोटाले तो पनपेंगे ही, ये घोटाले बढ़ेंगे। और इसमें इनके सभी मंत्री और विधायक शामिल हैं। इन्हीं के मंत्री कहते हैं, इन्हीं के मंत्री पत्र लिखते हैं दूसरों के लिए, इन्हीं के विधायक पत्र लिखते हैं सरकार के अंदर जो शिकायतें हैं उनके लिए। अभी तो विपक्ष ने लिखना भी नहीं शुरू करा, मंत्रियों के नाम लेना भी नहीं शुरू करा, लेकिन इन्हीं के पार्टी के विधायक और मंत्री एक दूसरे के खिलाफ लगातार शिकायतें दर्ज कर रहे हैं। वो नाम सभी आप जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन यह हालत राजस्थान की हो गई है, जहां पीने का पानी जो केंद्र सरकार उपलब्ध करवा रही है, वो घर घर तक पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा। टेंडर 1-1 साल तक खुलते हैं और बंद हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें चिंता ये नहीं है कि पानी किसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इनको चिंता इस बात की है कि टेंडर किसको मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा। ये लूट जो राजस्थान के अंदर मची हुई है, ये और बढ़ेगी। अभी ये हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कम नहीं होने वाली। आप अपनी कलम से जो अखबार में लिखेंगे या इस चैनल से दिखाएंगे, उसके बावजूद भी कम नहीं होने वाली। अभी हाल ही में इनके उच्च अधिकारी बड़ी बड़ी माइन के चक्कर लगा रहे हैं। 2023 का चुनाव नजदीक है, 2024 का चुनाव नजदीक है। पूरे देश के अंदर यहीं से पैसा जाना है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये घोटाले संरक्षण के साथ हो रहे हैं, क्षय के साथ हो रहे हैं। अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाकर उनसे गलत काम कराए जा रहे हैं। पुलिस के हाथ बांध दिए गए हैं, एसीबी के हाथ बांध दिए गए हैं। इमेज रीलॉन्चिंग हो रही है राजस्थान के नौजवानों के नहीं, एक 50 साल के बच्चे की 5वीं बार, जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अब आप जो इसको सुन रहे हैं, आप जो इसको देख रहे हैं, आप जो इसको लिखेंगे, वो इस बात से कितने सहमत हैं, ये कितने नहीं सहमत हैं, ये आप खुद जानते हैं। इस सच्चाई से आप कितने वाकिफ हैं,
ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारा रोल बड़े ही विपक्ष का है और आपका पत्रकारिता का, लेकिन सच ना आपसे छुपा है ना हमसे छुपा है। हम विपक्ष हैं, हमारा काम सरकार के ऊपर हमला करना है ताकि सरकार सही चले। हम अपना रोल तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आज ये बात रोल से कहीं परे चली गई है, क्योंकि राजस्थान की जो स्वाभिमान है, राजस्थान की जो इज्जत है, उसकी पूरी देश में मिट्टी पलीत हो रही है। गुंडे बदमाशों का अड्डा बन गया है राजस्थान। यूपी पड़ोसी राज्यों से भाग भाग के गुंडे राजस्थान के अंदर संरक्षण ले रहे हैं। जिस तरह से लूट मची है, जिस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है, ये राजस्थान को शोभा नहीं देता। इसलिए आज इस प्रेस वार्ता के अंदर हम केवल विपक्ष के नाते नहीं बोल रहे, एक राजस्थान के स्वाभिमानी नागरिक के नाते भी ये बातें बोली जा रही हैं और ये बात जनता तक पहुंच रही है आपके माध्यम से। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और जनता का जो आक्रोश है वो भी बढ़ता जा रहा है। जन आक्रोश की हमारी यात्रा, जो 200 रथ 200 विधानसभाओं में 75,000 किलोमीटर जो चलेंगे, उसकी शुरुआत हो चुकी है। 1000 महिला चौपाल, 1000 युवा चौपाल, SC ST और OBC वर्ग के लिए भी 1,000 चौपालें लगाई जाएंगी। तकरीबन 2 करोड़ लोगों तक ये जन आक्रोश यात्रा पहुंचेगी, इसका संदेश पहुंचेगा। इसमें आज की तारीख तक 6500 किलोमीटर की यात्रा पूरे प्रदेश में हो चुकी है। तकरीबन 1400 चौपाल लग चुकी है, 1300 नुक्कड़ सभाएं हो चुकी है। ये जन आक्रोश यात्रा लगातार चलती रहेगी। यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और भी होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं आपको इतना विश्वास दिलवा सकता हूं, आपके माध्यम से जनता को विश्वास दिलवा सकता हूं कि 18 राज्यों में जो हमारी सरकार है, जो जनता का बार बार विश्वास भारतीय जनता पार्टी में होता है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई राजनीति जो हिंदुस्तान में, भारत में शुरू करी है, उसका संकल्प लेते हुए ये जितने घोटाले हो रहे हैं, इनकी शुरुआत भले ही अभी हुई हो, लेकिन इनका अंत भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसकी तहकीकात की जो फाइलें हैं वो भले ही अभी दबा दी गई हो, लेकिन इन सारे केसेस को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसके ऊपर इंक्वायरी कराएगी। जिन अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जो पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उन्हें भी हम आश्वस्त करते हैं कि जो अधिकारी हैं वो दबाव में ना आए, वरना वही जिम्मेदार होंगे। और पुलिसकर्मी अपने काम को पूरी तरह अंजाम दें, ये उनका दायित्व भी है, उनका धर्म भी है। सरकार का जो धर्म है, वो सरकार अपने धर्म से काफी पहले हट चुकी है। ये दुख की बात है, राजस्थान इससे पिसता जा रहा है, पिछड़ता जा रहा है। आप सबको इस प्रेस वार्ता में आने के लिए, इसको कवरेज देने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आपने अपनी पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते एक शब्द नहीं सरकार के खिलाफ बोले, क्यों? ये व्यक्तिगत सवाल थोड़ी देर बाद में करेंगे, इसका भी उत्तर देंगे। ये जो प्रेस वार्ता हुई भ्रष्टाचार को लेकर, उसके ऊपर किसी का प्रश्न हो तो जरूर पूछेगा। सब जयराम रमेश ने सुबह एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो विचारधारा की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा है विभाजन करने की, और कांग्रेस की विचारधारा है यूनिटी यानी एकता की। इस विषय पे आप कुछ कहेंगे? जी धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। इस राहुल गांधी की जो रीलॉन्चिंग की यात्रा है, अगर आप उसमें देखें तो लगातार ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं जो एंटी हिंदू, एंटी भारत, एंटी इंडिया कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं।
रिकॉर्ड हैं पूरे, किस तरह से वो लोग इन हरकतों में शामिल हैं। इनका परिवार दशकों से किस तरह की राजनीति करता आ रहा है उससे आप सब वाकिफ हैं। किस तरह से समाज को अलग अलग वर्गों में बांटना, एक भय फैलाना, ये कांग्रेस का कार्यप्रणाली रही है, इनके परिवार की स्ट्रैटेजी रही है। इनके परिवार के पास एक ही जिम्मेदारी थी, देश आजाद हुआ तब कश्मीर को अपने साथ लाने की। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अक्साई चिन का जम्मू कश्मीर, उस समय जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा भाग चाइना के हवाले कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 लगा दी गई और किस तरह से जम्मू कश्मीर देश से अलग थलग महसूस करने लगा। इनके परिवार ने पूरे देश के अंदर एक ही समय जो आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगी, वो इनके परिवार ने लगाई। और उस समय किस तरह से अखबार वालों को जेल में डाला गया, अखबार बंद हुए, ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों पूरी तरह से देश के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध हैं। प्रधानमंत्री जी का काम, उनकी योजनाएं एक एक घर तक पहुंच रही हैं। बिना समाज, बिना वर्ग के बांटे हुए हर घर तक उनकी योजनाएं पहुंच रही हैं। मुझे लगता है कि ये जयराम रमेश जी ने जो बात कही वो वही है जैसे इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया था। इनकी बातें बड़ी होती हैं, इनके काम छोटे होते हैं। ये वही जयराम रमेश जी हैं जिन्होंने राहुल गांधी को ये बात कही और फिर उन्होंने मंच से कही कि जय सिया राम। इन्होंने एक अलग नारा देना शुरू करा। ये भी विभाजन की बात कर रहे हैं, जबकि पूरे देश के नौजवान एक ही तरह से, एक ही स्वर में राम भक्त हैं और अपने धर्म का पालन करते हैं। सर, ऐसा ही कुछ कमलनाथ जी ने कहा है। आध्यात्म में राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी के लिए खुला चैलेंज किया है कि चर्चा करा लो। वाकई में ये कहा कमलनाथ जी ने ये कहा कि वो अध्यात्म में राहुल गांधी सबसे आगे हैं। अभी एक उनका वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने ये भी कहा था इसके बाद कि मेरा गला खराब है, ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। अभी एक राहुल गांधी जी का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो दिखा रहे थे कि वो भाजपा को कैसे हैंडल करते हैं, जिसमें आपने देखा था किस तरह से लोगों को बिठाकर उनको वो धक्का लगा रहे थे, फिर कोई पोजीशन बता रहे थे कि ये पोजीशन बनाइए। उसके नीचे मुझे लिखा आया हुआ था फ्री इनकम टैक्स, फ्री एंटरटेनमेंट टैक्स, फ्री एंटरटेनमेंट। वही मैं कह रहा हूं कि इस देश के नौजवानों के अंदर अपार क्षमता है, लेकिन फिर भी इस देश का एक नौजवान है जिसके ऊपर 5वीं बार रीलॉन्चिंग के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ये इस कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है। रमेश जी ने आप लोगों के लिए एक ऑफर भी दिया है कि चाहे तो बीजेपी वाले, आरएसएस वाले इस यात्रा हो सकते हैं, बशर्ते यात्रा की विचारधारा को मान ले। क्या जाने का कोई भारत जोड़ने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अपने एक्शन में कर रही है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो अपने आप को बिल्कुल पिछड़ा हुआ पाते थे, आज देश के जितने भी केंद्र के मंत्री हैं लगातार वहां जाते हैं, अपनी योजनाओं को वहां अनाउंस करते हैं, वहां विकास हो रहा है और वो पूर्वी उत्तर राज्य पूरी तरह से भारत में शामिल हो रहे हैं। कश्मीर के अंदर जो धारा 370 लगाई थी वो भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने हटाई
और कश्मीर के ऊपर जो दहशत का एक दहशत जो छाई हुई थी, उस दहशत का भी सामना करने के लिए भारतीय सेना को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है कि जहां से हमला होगा वो हमले की जड़ पर वार होगा। तो देश को जो जोड़ने की बात है वो तो भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। ये जो रीलॉन्चिंग जो यात्रा है, इस रीलॉन्चिंग यात्रा में हम भारतीय जनता पार्टी वाले शामिल नहीं हो सकते, और वो शामिल नहीं होने का कारण है हम पूरे देश के नौजवानों की क्षमता पर विश्वास रखते हैं और हम चाहते हैं कि अगर इमेज सुधरे तो इन पूरे देश के नौजवानों की इमेज सुधरे। जो प्रधानमंत्री मोदी जी देश की इमेज सुधारने में लगे हुए हैं, लेकिन एक व्यक्ति की इमेज के सुधारने में हम शामिल नहीं हो सकते। हमें माफ करिएगा। सर, बीजेपी पर आरोप लगाती है कांग्रेस की बीजेपी धर्म की राजनीति करती है और अभी पोस्टर जारी फेक पार्टी का समर्थन जनता क्यों करेगी? ये जो कांग्रेस वाले आज धर्म की जो बात कर रहे हैं ये नकली है। ये जो फेक कॉपी मिलती है ना बाजारों में, हाँ, कॉपीराइट तो हमारा हो रखा है उसके अंदर, लेकिन ये कॉपीराइट का उल्लंघन है। लेकिन कोई बात नहीं, इनको कोशिश करने दीजिए। कम से कम ये भी पायरेटेड कॉपीज है ये पायरेटेड कॉपीज है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी धर्म के रास्ते आए तो जय श्री राम। सीकर में जो गैंगवार की घटना हुई, वो तो गैंगस्टर चलो अपनी गति चले गए, लेकिन उसके बाद जो ताराचंद की मौत हुई वो ज्यादा दुखद है या पुलिस का उन आरोपियों को पकड़ लेना पुलिस के लिए और राज्य के लिए ज्यादा बड़ा अचीवमेंट मानते हैं? देखिए, एक साधारण व्यक्ति जो अपना परिवार के लिए मेहनत करता है, अपनी बेटी को पढ़ाने की पूरी कोशिश में लगा हो, वो इस तरह की लड़ाई के अंदर कोलैटरल डैमेज हो जाए तो ये बहुत ही दुख की बात है। ये कोई अखाड़ा नहीं है, राजस्थान गैंगस्टर्स के लिए अखाड़ा नहीं है कि अपनी कुश्ती यहाँ पर आजमाएं और अपनी हार जीत से अपना वर्चस्व तय करें। ये राजस्थान में स्वीकार नहीं है, न यहाँ नहीं होगा। यहाँ अगर वर्दी वालों में दम है और अगर वर्दी वालों का नेतृत्व करने वालों में दम है तो जरा यूपी की तरह करके दिखाएं, जहां ये गैंगस्टर्स अपने गर्दन में तख्ती डालकर जेल जाने के लिए खुद पंक्ति में खड़े हो जाते हैं, जहां पर अपनी बेल के लिए खुद लड़ाई करते हैं कि हमें बेल नहीं चाहिए। ये कमजोरी है नेतृत्व की, लीडरशिप की कमजोरी है। पुलिस कमजोर नहीं है, पुलिस के हाथ मजबूत करने की जरूरत है। खुली छूट देनी चाहिए पुलिस को कि गैंगस्टर्स का कोई राइट नहीं है, हत्यारों का कोई राइट नहीं है। एक आम जनता का पूरा अधिकार है, जीने का अधिकार है। एक आम जनता को शिक्षा का, सड़क पे चलने का पूरा अधिकार है। जनता खौफ में नहीं रह सकती। ये हिम्मत देने की बात है। ये हिम्मत कौन दे सकता है? ये कम से कम अभी तो संभव नहीं लग रहा।